सलील जी 3 बज गए हैं। आज सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जो भी हमारे आज के इस ऑनलाइन वर्कशॉप में जितने भी प्रतिभागी जुड़े हैं, खेल प्रेमी, तकनीकी अधिकारी, और सबसे बड़ी बात है, आज झारखंड के सभी जिलों के हमारे अध्यक्ष और सचिव कबड्डी एसोसिएशन के जुड़े हुए हैं आज के इस मीटिंग पे। कल का कार्यक्रम जो था, आरडी कौशिक सर आज पुनः अपनी बातों को रखेंगे। आरडी कौशिक सर जो प्रो कबड्डी के टीवी एम्पायर हैं, कल उन्होंने कबड्डी की बहुत सारी बारीकियों को बताया था हम सभी को विस्तार पूर्वक। आज फिर कुछ नए नियम और अनुशासन के बारे में आज बताएंगे। मैं चाहूंगा हमारे विपिन सर, महासचिव कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड के सर, आज के इस मीटिंग के शुरुआत के लिए 2 शब्द कहें। विपिन सर। जी, धन्यवाद सभी को, जितने लोग जुड़े हुए हैं। हमारे कबड्डी एसोसिएशन झारखंड के सचिव अध्यक्ष, यूनिट के सचिव अध्यक्ष एवं तमाम टेक्निकल ऑफिशियल, कोच, प्रशिक्षक और खास करके श्री आरडी कौशिक सर, विकास जी, हमारे एनएस कोच तेनयन जी, आनंद जी, सलील जी, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष मिश्रा सर, एंड सभी को मैं पुनः बधाई देता हूं। साथ ही आज हमारे बीच आज दुखद समाचार भी हम सबों के लिए है कि त्रिपुरा के रेफरी, सब वाइस प्रेसिडेंट त्रिपुरा कबड्डी एसोसिएशन रकबुल इस्लाम, जिनका आज देहांत हो गया सुबह में। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि पहले आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले उनकी आत्मा के शांति के लिए हम लोग 1 मिनट का सभी लोग अपने अपने माध्यम से, जो यूट्यूब में कबड्डी अड्डा यूट्यूब से जुड़े हैं उनको भी अनुरोध है, एंड जो वीडियो में हमारे साथ है उस सभी से अनुरोध है कि 1 मिनट के लिए, विकास जी 1 मिनट के लिए हम लोग मौन रखें उनकी आत्मा को शांति के लिए। श्री रकबुल इस्लाम, टेक्निकल ऑफिशियल फॉर त्रिपुरा। जी। धन्यवाद सभी को कि उनका कल अचानक तबीयत खराब हुआ था और आज सुबह में उनका देहांत हो गया। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री आरडी कौशिक सर से अनुरोध करता हूं कि वो अपना कार्यक्रम को आगे ले आए। सलील जी या विकास जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। आरडी कौशिक सर सुन पा रहे सर? कौशिक सर का माइक एक्टिव नहीं लग रहा। विकास जी, एक बार देखा जाए आरडी कौशिक सर का। हाँ सर, आपका माइक एक्टिव नहीं है, म्यूट है सर। उनको को होस्ट बना देते। हाँ बनाया था मैंने, 1 मिनट में वापस। हाँ हेलो, हाँ अभी आ रहा है, अभी माइक आ गया। जी सर। हेलो विकास जी। जी। हमारे बीच पूर्व सचिव एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, सचिव गुजरात कबड्डी एसोसिएशन श्री दिनेश पटेल सर जुड़े हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं। दिनेश पटेल सर। जी बोलिए।
सर आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में सर, व्हाट्सएप थैंक यू। सर मैं चाहता हूं कि अपने मीठी आवाजों से आप तमाम को 2 शब्द कह दें। आज तो दुख की घड़ी है कि हमारे ऑफिसर नहीं रहे हैं, फिर भी 2 शब्द सर आप चाहते हैं सर। सर पटेल सर। थैंक यू विपिन जी। सर 2 शब्द सर आप। इनकी आ रही है आवाज? मुझे आवाज इनकी आ रही है। आपकी भी जा रही है? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एक बार हेलो बोलो। गुड आफ्टरनून सर। Before I say something, I must congratulate Kabaddi Association of Jharkhand, headed by Mr. Mishra ji and General Secretary Mr. Bipin Kumar Singh. मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि he has started history. किसी ने आज तक ऐसा नहीं किया हुआ है जो लोगों को इकट्ठा करके टेक्निकल ऑफिशियल्स, टीचर्स एंड अदर्स पूरे हिंदुस्तान से और बाहर के देशों के लोग भी जुड़े हुए हैं। ये पहला कदम है। हमारे बिपिन चंद्र को बधाई देना चाहेंगे हम कि आज तक ऐसा किसी ने किया नहीं है, और साथ में आने वाले जो भी कबड्डी लवर्स है इसी को फॉलो करेंगे। मैं इसी प्रोग्राम में, इसी वर्कशॉप में जो जुड़े हुए हैं ऑफिशियल्स, टेक्निकल ऑफिशियल्स, फैकल्टीज को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय देके इसी बीच जुड़े हुए हैं। बिपिन कुमार सिंह ने वेस्ट टाइम को बेस्ट टाइम बना दिया कि कबड्डी को प्रमोशन के लिए, कबड्डी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने इस वर्कशॉप का आयोजन किया हुआ है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं, और कल के दिनों में भी हमारे पूरे इंडिया में और इंटरनेशनल में भी बिपिन कुमार सिंह आगे बढ़ेंगे। और साथ में मैं पूरे श्री विकास जी, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सबको इकट्ठा किया हुआ है, तो मैं पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पूरा कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड जो है वो बधाई के पात्र है, प्रशंसा के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है। पुनः एक बार आई विश ऑल द प्रोग्राम must be go on smoothly and best wishes for this workshop, क्योंकि ये जो महामारी चल रही है पूरे इंडिया में चल रही है, पूरे हिंदुस्तान में चल रही है और पूरे वर्ल्ड में भी कई देशों में है, फिर भी बिपिन चंद्र ने एक ऐसा अगवा स्थान किया हुआ है कि कबड्डी के साथ में पूरे लोगों को जुड़ के रखा है। हमारा डिफेंस मजबूत है। आने वाले कल के दिन में आगे कबड्डी आगे बढ़ेगी। आज हमारे एशिया में है, कल ओलंपिक में बढ़ेगी। पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद करते हुए विपिन भाई। धन्यवाद सर। सर धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका, और आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं। सर धन्यवाद सर। सभी की ओर सर धन्यवाद सर। आज सर वो अपना एक ऑफिशियल का भी डेट हो गया है त्रिपुरा का। जी वो भी बता देता हूं। मैं सभी हमारे जो वर्कशॉप में जुड़े हुए हैं उन्हें एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे सीनियर टेक्निकल ऑफिशियल मिस्टर रफीकुल हुसैन जो त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, उनका आज देहांत हुआ है। ही वॉज वेरी नाइस, ही वॉज वेरी गुड ऑफिशिएटिंग, ही वॉज कीनली प्रमोटिंग इन द कबड्डी। तो कबड्डी लवर की ओर से हम ये प्रार्थना करते हैं, we pray the Almighty God to rest his soul in peace and give the strength to the family of Mr. Rafiqul Hussain. Thank you very much, Bipin bhai. Thank you sir. आप सभी का धन्यवाद। Thank you sir. Thank you. हम लोग वापस आते हैं आरडी कौशिक सर के पास। आरडी कौशिक सर। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। नमस्ते। मैं दोबारा आज
लगातार दूसरे दिन जो मुझे विपिन जी ने मौका दिया, झारखंड कबड्डी एसोसिएशन के सचिव अध्यक्ष जी, और जो मुझे अभी सुनने में आ रहा था, अगर झारखंड के सभी राज्य डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरीज प्रेसिडेंट्स जुड़े हुए हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूं। सभी मेरे सुनने वालों को मैं प्रणाम करता हूं। कल हमने रूल्स को लिया था, रूल्स के जानकारी प्राप्त की थी। आज मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अब रूल के साथ साथ एक, जैसे हम कह सकते हैं, खिलाड़ी जब ग्राउंड में उतरता है, चाहे वो जो शुरुआती तौर पर उतरता है, तो हम क्या करें, वो खिलाड़ी एक सपना लेकर उतरता है। जैसे उसको डिस्ट्रिक्ट खेलना है, उसके बाद उसको स्टेट खेलना है, फिर उसको नेशनल खेलना है, नेशनल के बाद इंटरनेशनल खेलना है। इसी प्रकार से जो हमारे तकनीकी अधिकारी हैं, हमारे जो टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, रेफरीज हैं, वो उनका भी एक सपना होना चाहिए। वो खाली ये ना सोचें अब भाई मैं डिस्ट्रिक्ट के मैच खिलाऊंगा, स्कूल के खिलाऊंगा, यूनिवर्सिटी के खिलाऊंगा। यदि जब भी वो ग्राउंड में आते हैं तो वो भी अपना एक एम लेकर चले, अब मुझे कहाँ तक पहुंचना है। आप जब टारगेट नहीं बनाएंगे तो टारगेट को आप हिट नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है, जितने भी टेक्निकल ऑफिशियल हैं, चाहे वो छोटे स्तर पर खिला रहे हैं, चाहे वो नेशनल स्तर पर खिला रहे हैं, तो सभी से मेरा अनुरोध है वो एक अपना टारगेट लेके चले। जैसे सभी खिलाड़ियों का उद्देश्य होता है, कोई ना कोई टारगेट होता है, आप भी अपना टारगेट बनाइए। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या है, अब भी हमारे पास जैसे कोचेज को ट्रेन करने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिप्लोमा कोर्स चला रखे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स हैं, उनके रिफ्रेशर कोर्सेज हैं, परंतु टेक्निकल ऑफिशियल्स को ट्रेन करने के लिए हमारे पास कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है। उनको टेक्निकल ऑफिशियल को सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपनी स्वयं की मेहनत करनी होती है, अपने साथियों से सीखना होता है, अपने सीनियर से सीखना होता है। रूल बुक में जितने रूल्स लिखे हुए हैं उनको पढ़कर उसी के अनुसार हमको आगे बढ़ना होता है। इनको आगे बढ़ने के लिए आज, जैसे कल मैंने थोड़ा सा बताया था, कबड्डी अभी हमारे हिंदुस्तान के हर कोने कोने में खेली जाती है, और हमारा पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जिसके लगभग हर राज्य की भाषा अलग है। उसी प्रकार हर भाषा अलग अलग होने के नाते हम एक दूसरे की भाषा को समझते नहीं है। तो हमको कबड्डी को यदि प्रमोट करना है, पूरे राज्य में एक जैसा रखना है, पूरे एशिया में प्रमोट करना है, पूरे ओलंपिक में, वर्ल्ड में लेके जाना है, तो हमारे को कबड्डी की भाषा डेवलप करनी होगी। इसके लिए कबड्डी ये हम अपनी भाषा में नहीं कर सकते, दूसरे को हमारी भाषा नहीं आती, हमें तमिल नहीं आती है, तमिल को मलयालम नहीं आती है, मलयालम को कन्नड़ नहीं आती है, ये एक बाधा है। परंतु इस बाधा को हमें किसी न किसी रूप में दूर करना होगा। जहां तक मैं समझता हूं, तकरीबन हर एक आदमी को जो भी कबड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे कम चाहे ज्यादा, उसको अंग्रेजी का ज्ञान अवश्य है। इसलिए एक, जहां तक मेरा नॉलेज है, सभी को कबड्डी के जो शब्द हैं, शब्दावली जो कबड्डी की है, मैं आज आपको बताऊंगा। कॉमन वर्ड्स जो कबड्डी के होने चाहिए वो सभी अंग्रेजी में है, इंग्लिश में है। और इंग्लिश में इसलिए है ताकि हमारा दक्षिण भारतीय भाई भी समझ ले, उत्तर भारतीय भी समझे, पश्चिम वाला भी, पूर्व वाला भी, सभी समझ लें। क्योंकि अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो एक कॉमन शब्द हैं। कॉमन शब्द को हम जब अडॉप्ट करेंगे तो सभी को समझ में आएगा। चाहे नॉर्थ का रेफरी साउथ में जाके खिलाए, या साउथ का रेफरी वेस्ट में जाके खिलाए, या वेस्ट का रेफरी ईस्ट में जाके खिलाए, यदि उनकी शब्दावली, उनके सिग्नलिंग एक होंगे तो देखने वाले को और खेलने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी। ना पॉइंट समझने में दिक्कत होगी, ना पॉइंट देने में दिक्कत होगी, ना किसी के दर्शकों को समझाने में दिक्कत होगी। तो इसलिए सबसे पहले आज हम शब्दावली के ऊपर बात जाते हैं, जो रेफरी के लिए अभी हमारी एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऐसी पूरे विशेष तौर पर कोई शब्दावली नहीं बनाई है। परंतु जो आजकल एक सबसे महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग जो लीग चल रही है, प्रो कबड्डी लीग, उसमें डॉक्टर नटराज सर, ईपी राव सर, श्री लीग कमिश्नर गोस्वामी सर, इन्होंने, जो हमारे लीजेंड्स हैं, इन्होंने, चारू शर्मा जी ने,
और इसमें जो हमारे डॉक्टर सुनील तनेजा साहब ने, इन्होंने आपस में बैठ के एक कुछ टेक्निकल ऑफिशियल्स के लिए कॉमन शब्दों का एक संग्रहण किया है। उसमें मैं आपको शब्द बताऊंगा और आपसे सभी से उम्मीद भी करूंगा और अनुरोध भी करूंगा, अब जब भी आप टेक्निकल ऑफिशियल के तौर पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का मैच खिलाएं, चाहे आप स्टेट का मैच खिलाएं, चाहे आप नेशनल या इंटरनेशनल मैच खिलाएं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करेंगे। एकदम तो पूरे शब्द नहीं आप याद रख पाएंगे, यदि धीरे धीरे जाएंगे तो आपको सभी शब्द याद होंगे। और हमारी कबड्डी जो है नेशनल में एक ही जैसा ट्रेंड होगा, एक ही सिग्नल होगा, एक ही शब्द होगा, तो एशिया में भी वही जाएगा और पूरे वर्ल्ड में भी वही जाएगा। अब जैसे कुछ शब्द हैं कबड्डी के, हम बोलते हैं टीम नेम। टीम नेम हम सपोज जैसे टीम, रांची की टीम नेशनल में खेल रही है, या रांची की टीम नहीं खेल सकती, उसमें झारखंड की टीम खेल सकती है। मैच झारखंड वर्सेस बिहार, तो झारखंड जो है, यदि झारखंड है तो झारखंड ही है, उसको आप साउथ वाला बोलेगा तो वो भी झारखंड बोलेगा, वेस्ट वाला बोलेगा तो वो भी झारखंड बोलेगा। तो उससे पहले आता है टीम नेम। उसके बाद सबसे पहले उसके बाद मैं बोलता हूं आपको, हम पहले बोलते थे चेस्ट नंबर। चेस्ट नंबर को शब्द को चेंज कर दिया गया है, अभी बोलते हैं जर्सी नंबर। अभी कॉमन वर्ड जर्सी नंबर है। उसके बाद जब हम टॉस के लिए बुलाते हैं तो बोथ टीम कैप्टन्स, क्योंकि दो हैं तो उसको हम बोथ टीम कैप्टन्स बोलेंगे। बोथ टीम कैप्टन्स, उनको हाथ का इशारा करेंगे, दोनों टीम आएंगे। उसके बाद कैप्टन को बोलेंगे योर चॉइस प्लीज। चॉइस पूछने के बाद हम सिक्का उछालेंगे। सिक्का उछालने के बाद जो भी सिक्का आता है जीतने वाले का आता है तो हम उससे पूछेंगे योर चॉइस प्लीज। उसके बाद रेफरी अनाउंस करेगा टॉस वन बाई झारखंड, चॉइस ऑफ कोर्ट। क्योंकि अभी हमारा ग्राउंड खत्म हो गया है, मैदान नहीं बोलते हैं, ग्राउंड नहीं बोलते हैं, अभी उसको हम कोर्ट बोलते हैं। जो एक आप है पूरा फील्ड ऑफ प्ले बोलते हैं, दोनों ग्राउंड को मिला के हम बोलते हैं फील्ड ऑफ प्ले, और आधे ग्राउंड को हम बोलते हैं कोर्ट, चॉइस ऑफ कोर्ट। दूसरी टीम के लिए बच जाता है वो रेड लेगा, वो रेड करेगा। उसके बाद आता है 1 पॉइंट। हम पॉइंट्स बोलते हैं, 1 है तो पॉइंट होगा, 2 है तो पॉइंट्स होंगे। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट्स, बोनस पॉइंट, बोनस प्लस 2 पॉइंट, बोनस प्लस 1 पॉइंट। हाफ टाइम, टाइम आउट बाय, उसका टीम का नाम लेंगे। जब भी वो टाइम आउट मांगते हैं कोच साहब, या कैप्टन टाइम मांगता है, या प्लेइंग मेंबर टाइम आउट मांगता है, तो उस समय कहेंगे टाइम आउट बाय, उसकी तरफ इशारा करेंगे। सिग्नल्स आपको ऑलमोस्ट सभी को मालूम है, टाइम आउट बाय। कभी कभी अनफोर्सीन हो जाता है, कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, या मैच पे मैच हो रहा है तो उसका टेप उतर जाता है, तो रेफरी ऑफिशियल टाइम आउट लेता है, उसको हम बोलते हैं अनफोर्सीन या रीलाइनिंग। या और कोई बात ऐसी हो जाती है तो ऑफिशियल टाइम आउट की रेफरी अपनी मर्जी से ले सकता है। उस समय टाइम आउट चाहे कोच ने लिया है, चाहे टाइम आउट ऑफिशियल है, उसके लिए मैं क्लियर कर दूं, कोई भी प्लेयर बिना रेफरी की परमिशन के ग्राउंड को नहीं छोड़ सकता। यदि वो ऐसा करता है तो उसके अगेंस्ट एक टेक्निकल पॉइंट दिया जाएगा। एक इसमें और क्लियर मैं करना चाहता हूं, एक बार में एक प्लेयर बाहर जाए या 2 जाए या 4 जाए, उस समय टेक्निकल पॉइंट उस टीम के अगेंस्ट सिर्फ एक ही दिया जाएगा। उसके बाद हमारे एफओपी, फील्ड ऑफ प्ले के दोनों तरफ 1-1 मीटर की लाइन लॉबी होती है, उसको लॉबी कहते हैं। पहले गैलरी भी बोल देते थे, गैलरी नहीं है, अब कॉमन वर्ड उसका लॉबी रखा है। उसके बाद जो एक रेखा, एक लाइन जो दोनों कोर्ट को आधा आधा बांटती है, उसको अभी हम पहले सेंटर लाइन ही कहते हैं। सेंटर लाइन के बाद 3.75 एक लाइन होती है, उसको हम वॉक लाइन कहते हैं। वॉक लाइन के बाद सेंटर लाइन से 4.75 पर एक लाइन होती है, उसको हम बोनस लाइन कहते हैं। और एंड लाइन, जो सबसे पीछे जो लाइन होती है, उसको हम एंड लाइन कहते हैं। कोई भी रेडर अपने ग्राउंड से कबड्डी अपने पाले से, या हम उसको बोलेंगे अपने कोर्ट से, हम उसको ग्राउंड पाला नहीं बोलेंगे, कॉमन वर्ड हमने कोर्ट रखा है,
कोई भी रेडर अपने कोर्ट से कबड्डी स्टार्ट करके दूसरे कोर्ट में जाएगा और बॉक लाइन पार करके बिना किसी की पॉइंट लिए, बिना किसी रूल को तोड़े हुए अपने पाले में, अपने कोर्ट में वो आ जाता है, तो हम उसको एम्प्टी रेड कहेंगे, क्योंकि उसमें कोई भी पॉइंट स्कोर नहीं हुआ है, ना डिफेंस की टीम को कोई पॉइंट मिला है, ना रेडर की टीम को कोई पॉइंट मिला है, तो उस रेड को हम एम्प्टी रेड कहेंगे। यदि कोई भी रेडर बिना किसी रूल को तोड़े हुए एक पॉइंट, टच पॉइंट लेकर आता है या स्ट्रगल में 2 या 3 पॉइंट लेकर आता है, तो उसको हम प्रोडक्टिव रेड कहते हैं, और उसको हम सक्सेसफुल रेड भी कह सकते हैं, और उसको हम प्रोडक्टिव रेड भी कहते हैं। उसके बाद आता है कोर्ट, मैंने आपको बता दिया, एक फील्ड ऑफ प्ले के 2 भागों में से दोनों भागों को हम कोर्ट कहते हैं। उसके बाद एक वर्ड आता है लेट एंट्री। जैसा कि आपको सबको पता है, एक रेड समाप्त होने के बाद विरोधी टीम को 5 सेकंड के अंदर अपना रेडर भेजना होता है। 5 सेकंड के अंदर ही वो अपनी रेड स्टार्ट कर सकता है। तो यदि वो 5 सेकंड से ज्यादा लेता है तो उसको हम कहेंगे लेट एंट्री। उस समय उस लेट एंट्री के लिए उसको पेनलाइज किया जाएगा, उसके टीम के खिलाफ एक टेक्निकल पॉइंट दिया जाएगा, लेकिन रेड का चांस उसका रिटेन रहेगा। रेड का चांस उसी को मिलेगा जिस टीम ने भी लेट एंट्री किया था। उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन उसको कहते हैं जो हम प्लेयर को बदलने की प्रक्रिया को हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन वर्ड, इसमें इसका कोई भी चेंज नहीं है। सब्स्टिट्यूशन जैसे कोई टाइम लेता है या कोई कैप्टन टाइम लेता है, उस समय रेफरी अनाउंस करेगा उसको, ताकि स्कोरर, असिस्टेंट स्कोरर हमारे सुन सके, जर्सी नंबर 5 आउट एंड जर्सी नंबर 2 इन। इस प्लेयर की अदला बदली की प्रक्रिया को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। कभी कभी आप सभी इस चीज को फेस करते होंगे, एक टीम बहुत शोर मचाती है, अंपायर क्या करता है, उस समय वार्निंग देता है, कैप्टन कंट्रोल योर टीम प्लीज। एक यहाँ बीच में मैं अलग से कहना चाहूंगा, प्लेयर्स भी और कोचेज भी हमारे सम्मानित हैं, इसलिए हमारे को भद्र भाषा का या पोलाइट लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए। रफ लैंग्वेज कभी भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्लीज का, शब्दों का प्लीज का आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे तो आप भी संतुष्ट रहेंगे, आपके खिलाड़ी भी संतुष्ट रहेंगे, कोच भी संतुष्ट रहेंगे, आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं होगी। और जब भी आपके मैच को खिलाने के लिए जाते हैं, पूर्वाग्रह के अनुसार ना जाएं, अब की बार ये टीम मुझे को खिलाने को मिल रही है, मैं देख लूंगा। जब भी आप कोई मैच खिलाते हैं तो आप केवल नियमों के दायरे में रहकर ही मैच को खिलाएं और उसके नियमों के अनुसार ही पॉइंट दें। उसके बाद आता है सुपर टैकल। आपको सबको मालूम है सुपर टैकल क्या है। जब एक मैदान में, कोर्ट में 3 प्लेयर हैं या 3 से कम प्लेयर हैं, उस समय रेडर की कैच हो जाती है, तो उस रेड में हम कहते हैं ये सुपर टैकल हो गया। फिर एक आती है सुपर रेड। कोई भी एक रेडर 3 या 3 से अधिक पॉइंट लेकर आता है तो उसको हम सुपर रेड कहते हैं। रेडर आउट, रेडर की कैच हो जाती है, या वो लॉबी लाइन को कट कर देता है, या किसी नियम का उल्लंघन करता है, तो उस समय जब रेडर आउट हो जाता है तो रेफरी या अंपायर उसको वो उस भाषा में बोलेंगे रेडर आउट। कई बार आपने देखा होगा जल्दी जल्दी में 2 रेडर चले जाते हैं, 2 रेडर दूसरे ग्राउंड में एंट्री करते हैं, उसको हम बोलते हैं डबल एंट्री। डबल एंट्री में हम, जिन्होंने डबल एंट्री किया है उसको, उसके अगेंस्ट हम एक टेक्निकल पॉइंट देंगे, लेकिन रेड ऑफ चांस उसका रहेगा। डू और डाई, हम उसको कई बार अनाउंस करते हैं डू एंड डाई। ये वर्ड डू एंड डाई नहीं है, ये वर्ड है डू और डाई, करो या मरो। इसका डू और डाई का यही रहता है, इसको डू एंड डाई ना कहकर डू और डाई होता है। उसके बाद आता है रिव्यू। डेंजरस प्ले। डेंजरस प्ले का मतलब होता है जैसे कोई सीजरिंग करता है, या मुंह बंद करता है, या उसका गला दबा देता है, या किसी
इस तरीके से एक रेडर को होल्ड करने की कोशिश करता है जिससे उसको चोट आ सकती है, तो उसको हम बोलते हैं डेंजरस प्ले। आजकल आपने प्रो कबड्डी में देखा होगा, प्रो कबड्डी में टीवी रिव्यू है। अभी हमारे नेशनल्स में स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ कुछ राज्यों ने अपनी लीग स्टार्ट की है, उसमें वो टीवी रिव्यू भी करते हैं। परंतु आज मैं एग्जांपल दे रहा हूं प्रो कबड्डी का। प्रो कबड्डी में टीवी रिव्यू है। इस समय एक अनसक्सेस रिव्यू टीम को मिलता है। यदि उसका रिव्यू सक्सेस होता चला जाता है तो वो जब तक अनसक्सेस नहीं होगा या जब तक मैच खत्म नहीं होगा उसका रिव्यू रिटेन रहेगा। यदि उसका पहली बार में ही रिव्यू अनसक्सेस हो जाता है तो वो अपना दूसरा रिव्यू नहीं ले सकता। उस समय आपने सबने देखा है कि टीवी के बॉक्स की तरह एक रेफरी इंडिकेट करता है और प्लेयर को या कोच कैप्टन को बुलाता है कि भाई आपका चैलेंज क्या है। उस समय वो बताता है, तो पहले रेफरी बोलता है व्हाट इज योर चैलेंज प्लीज। सपोज ए कैप्टन, मैं बताऊं आपको, कहता सर आपने एक ही बोनस दिया है लेकिन ये टच भी है। तो रेफरी कहेगा ओके प्लीज गो बैक। तो वहां मैंने जैसे पहले बताया आपको पोलाइट लैंग्वेज का प्रयोग करना है, प्लीज गो बैक। उसके बाद कहेगा टीवी अंपायर, वहां से जो भी सिग्नल आता है वो आपको नहीं सुनाई पड़ेगा, वो रेफरी को सुनाई पड़ेगा माइक के द्वारा। वो कहेगा द टीम पटना पायरेट्स चैलेंज इज बोनस प्लस 1 पॉइंट, आवर डिसीजन वाज ओनली बोनस, प्लीज रिव्यू। वहां से जो डिसीजन आएगा आप बोलेंगे रिव्यू सक्सेसफुल, बोनस प्लस 1 पॉइंट इन फेयर ऑफ पटना पायरेट्स। ये वर्ड्स यूज करने हैं, रिव्यू सक्सेसफुल, रिव्यू अनसक्सेसफुल। उसके बाद यदि रिव्यू सक्सेसफुल होता है तो आप कैप्टन को अनाउंस करेंगे योर रिव्यू रिटेन, योर रिव्यू रिटेन। यदि अनसक्सेसफुल हो जाता है तो उस समय आप बोलेंगे योर रिव्यू, योर नो मोर रिव्यू प्लीज, योर नो मोर रिव्यू प्लीज। तो ये मैंने जो कुछ शब्द हैं, हो सकता है इसमें एक आध शब्द ऐसा है वो जो छूट गया हो, अब जो मैं नोट नहीं कर पाया या आपके ध्यान में होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सिर्फ जो कुछ ऐसे कॉमन शब्द हैं, जब हम इनको प्रयोग करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में भी करेंगे, यूनिवर्सिटी में भी, स्कूल में भी करेंगे, नेशनल में भी करेंगे, और ये यदि हमारे को याद रह जाते हैं तो ये कोई बहुत मुश्किल शब्द नहीं है, लेकिन ये कॉमन शब्द हैं और ये आपको नेशनल में भी सहायक होंगे, इंटरनेशनल में भी सहायक होंगे। क्योंकि इंग्लिश जो है एक टफ लैंग्वेज जरूर है, लेकिन जो शब्दों का प्रयोग आज हमने किया है, जो शब्द आज हमने पढ़े हैं, ये इतने टफ नहीं है, कॉमन लैंग्वेज है। और जब तक आप इन शब्दों का बार बार अभ्यास नहीं करेंगे, आप अंतर्राष्ट्रीय सतह पे, मेरे ख्याल में आपको थोड़ा संदेह रहेगा, आप वहां पे बहुत अच्छा रेफरीशिप कर पाएंगे। कोई कोच आपसे पूछता है, रूल के बारे में पूछता है, तो आपको कम से कम इतना नॉलेज जरूर होना चाहिए कि आप उस रूल के बारे में डिस्क्राइब कर सकें इंग्लिश लैंग्वेज में। क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, मैं जितने भी मैच खिलाए हैं उसमें इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, उससे हम एक दूसरे का समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। इसलिए मेरा बार बार अनुरोध है, फिर अनुरोध करता हूं, अब यदि जैसे एक प्लेयर टारगेट लेके चलता है, अब मुझे पहले मेरा टारगेट नेशनल है, नेशनल अचीव करने के बाद मेरा इंटरनेशनल है, एशियाड खेलना है, मुझे वर्ल्ड कप खेलना है। इसी तरीके से आप भी टारगेट लेके चलें। जब भी आपको मौका मिले कबड्डी के रूल बुक को पढ़ें, कम से कम रोज या महीने में, 2 महीने में आप नहीं पढ़ते, कहीं भी किसी भी प्रतियोगिता में जाने से पहले अपनी रूल बुक को जरूर पढ़ें। जो कॉमन वर्ड्स हैं इनको रिवाइज करें, जो सिग्नल्स आपको मिले हुए हैं बुक्स में, या जो आपके साथी करते हैं, या जो आप प्रो कबड्डी में देखते हैं, आप उनको शीशे के सामने खड़े होकर देखिए, उनको बार बार रिपीट कीजिए। जैसे बड़े बूढ़ों ने कहा है, या दोहा, कबीर जी का दोहा भी है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। हम जड़मती नहीं है, हमारे वहां बहुत दिमाग है, हम सिर्फ आवश्यकता है उस दिमाग को प्रयोग करने की। जितना ज्यादा हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमारा अभ्यास ज्यादा होता जाएगा, हम अपने काम में परफेक्ट होते जाएंगे। और जब हम अपने काम में परफेक्ट होंगे
तो हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अभी ये हमारे आज के जो शब्द थे ये हो गए हैं। उसके बाद मैं दूसरा टॉपिक लेता हूं आज का, डिफरेंस ऑफ रूल्स बिटवीन प्रो कबड्डी एंड नेशनल्स। हमारे जितने भी नियम हैं वो एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाए हुए हैं, और वही भारत में जितने भी नियम हैं वो AKFI के नियम ही लागू हैं। और हमारे को जितने भी ऑफिशियल टूर्नामेंट या अनऑफिशियल या ऑल इंडिया या हमारी इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया पुलिस, ऑल इंडिया रेलवे, जितने इंडियन आर्मी के टूर्नामेंट जितने भी होते हैं वो एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन के नियम के तहत ही होते हैं। जैसा भी मैंने कल बताया था, प्रो कबड्डी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, दर्शकों को अपनी तरफ खींचने के लिए, कमर्शियलाइज वो लीग है, कमर्शियल, उनका मेन उद्देश्य खेल को प्रमोट करके पैसा कमाना भी है। ये नहीं है ख्याल कि खेल को प्रमोट करना है, उसको खेल को प्रमोट करने के साथ साथ वो कमर्शियलाइज भी करना, कमर्शियल भी है, इसलिए उसका कमर्शियल उद्देश्य भी पूरा होता रहे, दर्शकों की रुचि भी बनी रहे, लोगों को कबड्डी इंटरेस्टिंग भी लगे, लोग कबड्डी की प्रोग्रेस भी हो। तो कुछ नियम ऐसे हैं जो AKFI के अलावा कुछ नियमों में बदलाव कर दिया गया है। तो इस प्रकार नेशनल और प्रो कबड्डी में जो थोड़े बहुत बदलाव हैं नियम में, मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं टाइम आउट। नेशनल में एक टीम की बात हम कर रहे हैं, दोनों टीम की बात नहीं करेंगे। एक टीम का पूरा हो जाता है तो आप उसको डबल कर लीजिए। जो एक बेनिफिट एक टीम को मिलता है वही बेनिफिट दूसरी टीम को भी मिलता है। एक टीम को फर्स्ट हाफ में 2 टाइम आउट मिलते हैं, वो उस समय अपनी टीम को कोच भी कर सकता है। उसके बाद सेकंड हाफ में 2 टाइम आउट मिलते हैं। इसी प्रकार दोनों टीमों को 2-2 टाइम आउट फर्स्ट हाफ में मिलते हैं, 2-2 टाइम आउट सेकंड हाफ में मिलते हैं। लेकिन प्रो कबड्डी में एक ही टाइम आउट मिलता है, या तो वो फर्स्ट हाफ में ले लें या सेकंड हाफ में ले लें, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ टाइम आउट 90 सेकंड का होता है। वो 90 सेकंड से ज्यादा का नहीं हो सकता। यदि वो 90 सेकंड का कम भी कोच साहब 90 सेकंड से कम टाइम लेकर अपनी टीम को समझाना चाहते हैं तो टाइम कम ले सकते हैं, परंतु 90 सेकंड से ज्यादा नहीं ले सकते। प्रो कबड्डी में एक चांस और है, टाइम आउट एक ही है, लेकिन यदि कोच चाहता है तो उसको एक कोच कंसल्टेशन का एक रेड का टाइम भी दिया गया है। पिछली बार क्वालिटीज ऑफ टेक्निकल ऑफिशियल्स बताया था, उस समय भी मैंने इसका कोच कंसल्टेशन का जिक्र किया था। आपने देखा होगा जहां हमारा लाइन अंपायर पीछे खड़ा होता है, टीम के पीछे ग्राउंड में एक बॉक्स अलग होता है, दूसरे कलर का हम मैट को बदल देते हैं, वो एक कलर का अलग होता है, उसको हम कहते हैं कोच कंसल्टेशन बॉक्स। उसमें कोई भी कोच, चाहे वो फर्स्ट हाफ हो चाहे वो सेकंड हाफ हो, आप पूरे मैच के दौरान एक ही बार जब उस टीम का रेडर दूसरे के कोर्ट में रेड डालने के लिए जाएगा, विद द परमिशन ऑफ रेफरी अंपायर, वो उस डेजिग्नेटेड बॉक्स में खड़ा होगा और अब रेडर के वापस आने से पहले या वापस आने तक वो अपनी टीम को कोचिंग दे सकता है। उसको हम कहते हैं कोच कंसल्टेशन टाइम। इसका ड्यूरेशन होता है सिर्फ एक रेड। जब से उसका रेडर विरोधी के कोर्ट में जाएगा, रेड पूरी करके वापस आने तक, भले ही वो 30 से 28 सेकंड में आए, भले ही वो 10 सेकंड में आए, 10 सेकंड में आ गया तो कोच कंसल्टेशन टाइम 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा। यदि वो पूरी रेड करने के बाद आता है तो उसका कोच कंसल्टेशन टाइम जब खत्म होगा जब उसका रेडर वापस आता है। दूसरा पॉइंट है, हाँ इतना जरूर एक मैं बता दूं, टाइम आउट में दोनों स्थिति में हम नेशनल कबड्डी में भी प्रो कबड्डी में भी ऑफिशियल टाइम आउट ले सकते हैं। जैसे कि लाइनिंग के लिए लेना है, या कोई इंजरी हो गई है तब लेना है, या प्रो कबड्डी में जैसे कोई टेक्निकल स्नैग आता है, हमारा टाइम मशीन जो टाइम कीपर मशीन है वो खराब हो जाए, या हमारे जो स्कोरिंग मशीन है वो खराब हो जाए,
या जो हमारा 30 सेकंड का हुटर है वो खराब हो जाए, या कोई अनफोर्सीन कोई सिचुएशन हो जाती है, तो उस समय हम टाइम आउट ले सकते हैं। वो हम नेशनल कबड्डी में भी ले सकते हैं और प्रो कबड्डी में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं टाई ब्रेक। टाई ब्रेक नेशनल कबड्डी में खेलते हुए जब टाई ब्रेक हो जाता है, तो हम मैच होने के बाद हम 5-5 रेड कराते हैं नेशनल में। दोनों टीमों के कोच या कैप्टन दोनों टीमों के या अपनी टीम के 5 खिलाड़ियों के जर्सी नंबर देंगे, तक हमारे ये रेडर ये जर्सी नंबर इस सीक्वेंस से रेड करेंगे। टीम ए भी यही रूल फॉलो करेगी और टीम बी भी वही रूल फॉलो करेगी। उस समय वॉक लाइन कम बोनस लाइन होगी और बोनस लाइन के पूरे नियम लागू होंगे। उस समय कोई भी टीम अपनी मर्जी से रेड प्रारंभ नहीं कर सकती। इसमें रेफरी जर्सी नंबर से कॉल करेगा और वो ही रेड स्टार्ट करेगा। इसमें बारी बारी दोनों टीमों को चांस मिलता रहेगा। यदि टाई ब्रेक के बाद भी नेशनल कबड्डी में मैच हमारा टाई रह जाता है, तो उस समय हम गोल्डन रेड देंगे। गोल्डन रेड के लिए प्रावधान ये है, रेफरी फ्रेश टॉस करेगा। जो टीम जीतेगी, टॉस जीतेगी, उसी टीम का रेडर विरोधी के कोर्ट में रेड करने के लिए जाएगा। उसके लिए कोई चॉइस नहीं है। जो टीम टॉस जीतेगी वो ही रेड करेगा। और जब तक लीडिंग पॉइंट नहीं हो जाता, जब तक ये रेड चलेगी, पहली रेड में लीडिंग पॉइंट हो जाता है तो वो रेड खत्म। यदि पॉइंट बराबर रह जाता है, सपोज रेफरी हमारा बोनस क्लियर करने के बाद रेडर बोनस क्लियर करने के बाद टैकल हो जाता है, तो दोनों टीमों को एक पॉइंट जाएगा। इस स्थिति में दूसरी टीम को भी एक रेड का चांस दिया जाएगा। यदि वो लीडिंग पॉइंट ले लेती है तो उस टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। और यदि पहले वाली स्थिति आ जाती है, बोनस लाइन करने के बाद वो रेडर भी टैकल हो जाता है, तो दोनों टीमों को एक पॉइंट जाएगा। ऐसी स्थिति में एक रेड देने के बाद दोनों टीमों को भी पॉइंट यदि बराबर रहते हैं, तो उस मैच का निर्णय टॉस के आधार पर होगा। इसी टाई ब्रेक रूल में प्रो कबड्डी में 5 रेड का कोई नियम नहीं है। इसमें 7 मिनट का टाइम दिया जाता है। 3 मिनट का फर्स्ट हाफ होगा, फिर 1 मिनट का रेस्ट होगा, उसके बाद 3 मिनट का होगा। इसको हम बोलते हैं 7 मिनट एक्स्ट्रा टाइम, 3-1-3। 3 मिनट प्लेइंग टाइम, 1 मिनट रेस्ट, देन 3 मिनट प्लेइंग टाइम। यदि उसमें भी टाई ब्रेक में भी टीम बराबर रहती है, तो गोल्डन रेड का नियम लागू होगा। और गोल्डन रेड का नियम वही है जो हमारा नेशनल में है। उसके बाद लीग सिस्टम में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। हमारा नेशनल में है, नेशनल में विजेता टीम को 2 पॉइंट मिलते हैं। मैच ड्रॉ होने की स्थिति में दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया जाता है और लूज करने वाली टीम को कोई पॉइंट नहीं मिलता है, अर्थात 0 अंक मिलता है। लेकिन प्रो कबड्डी में विनर टीम को 5 पॉइंट मिलते हैं। लूजर टीम, जो हारने वाली टीम है, यदि 7 या 7 अंकों के कम डिफरेंस से हारती है, तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। या 7 अंकों के ज्यादा डिफरेंस से हारती है तो उसको कोई अंक नहीं मिलेगा। यदि दोनों टीमें ड्रॉ हो जाती हैं, तो उनको 3-3 पॉइंट किए जाएंगे। ये कुछ डिफरेंस थे, इससे ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। प्रो कबड्डी और नेशनल में जितने भी हमारे प्रो कबड्डी में पहले डू और डाई, सुपर टैकल वगैरह जो नियम नए चालू किए थे प्रो कबड्डी को रोचक बनाने के लिए, वो हमारे AKFI ने सभी अडॉप्ट कर लिए हैं नियम। तो इस प्रकार लगभग सभी नियम जो हैं बराबर हो गए हैं, कुछ एक आध नियम को छोड़ के। जैसा मैंने बताया कमर्शियल के लिए, कमर्शियल में प्रो कबड्डी में एक रेडर आउट हो जाता है या कोई डिफेंडर आउट हो जाता है, तो आपने देखा होगा
जब तक वो अपने डग आउट में जो पीछे बैठने का स्थान सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स का, कोच का, मैनेजर्स का जो बैठने का स्थान है, उसमें प्रो कबड्डी में उसको बोलते हैं डग आउट। डग आउट में जब तक प्लेयर नहीं चला जाता है, जब तक रेड स्टार्ट नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि उस समय जो टीवी के दर्शक हैं उनको एक्शन रिप्ले दिखाया जाता है, उनको रिप्ले दिखाया जाता है, उनको कमर्शियल एक्टिविटीज यदि दिखानी होती है, कोई एडवर्टाइजमेंट दिखानी होती है, तो वो दिखाने का मौका मिलता है। वो एक कमर्शियल लेवल पे, एक इंटरेस्ट के लेवल पे ये होता है, इसलिए उसमें समय दिया जाता है। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम आते हैं इन्फ्रिंजमेंट एंड पनिशमेंट्स, गलतियां और सजा। उससे पहले मैं किस गलती में क्या सजा देंगे, उससे पहले मैं थोड़ा बता दूं। एक रेफरी के पास, एक अंपायर के पास 3 तरह के कार्ड होते हैं। सभी को मालूम है, जितने हमारे रेफरी भाई जान हैं, वो चाहे स्कूल लेवल पे खिला रहे हों, चाहे वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कभी भी कहीं भी खिला रहे हैं, तो जहां तक मैं समझता हूँ सभी के पास कार्ड हैं और सभी कार्ड रखते हैं, सभी को कार्ड का प्रयोग आता है। लेकिन कार्ड का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। ग्रीन कार्ड वार्निंग कार्ड आप देते हैं तो एक टीम को वार्न करने के लिए देते हैं कि भाई आपने ये गलती की है, इसकी गलती को रिपीट मत कीजिए। आप ग्रीन कार्ड जब दिखाते हैं वो वार्निंग के लिए होता है। उसके बाद आता है येलो कार्ड। यदि एक ही टीम को 2 ग्रीन कार्ड दिख गए तो टीम को तो हम बाहर नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में दूसरा ग्रीन कार्ड दिखाने के लिए हम उस दूसरी टीम को, पूरी टीम के अगेंस्ट एक टेक्निकल पॉइंट जाएगा। यदि सपोज हम जर्सी नंबर 7 को एक ग्रीन कार्ड हमने पहले वार्निंग के तौर पे दिया है गलती से, और वही गलती या कोई दूसरी गलती, ऐसी गलती जिसके ऊपर सजा देना जरूरी है, उसको कार्ड दिखाना पड़ जाए, यदि हम दोबारा भी ग्रीन ही दिखाते हैं तो 2 ग्रीन कार्ड का मतलब होता है एक येलो कार्ड। हम उसको डायरेक्ट भी येलो कार्ड दिखा सकते हैं, परंतु यदि ग्रीन भी दोबारा दिखाते हैं तो 2 ग्रीन कार्ड मींस इक्वल टू 1 येलो कार्ड। उसके अगेंस्ट एक टेक्निकल पॉइंट जाएगा और उस प्लेयर को 2 मिनट के लिए हम बाहर बैठाएंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि हमें सजा जो है बहुत सोच समझ के देनी चाहिए। हमारी थोड़ी सी गलत सजा देने पर कोई भी टीम मैच हार सकती है, उसके ऊपर, मैच के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद आता है रेड कार्ड। जैसा कि मैंने ग्रीन कार्ड के लिए बताया था, 2 ग्रीन कार्ड मींस 1 येलो कार्ड, 1 टेक्निकल पॉइंट, 2 मिनट सस्पेंशन। इसी प्रकार कोई भी प्लेयर को हम येलो कार्ड दे चुके हैं, 2 मिनट का सस्पेंशन वो खत्म करने के बाद अंदर आया है, फिर वो कोई गलती ऐसी कर देता है, उसको हम फिर भी येलो दिखाना चाहते हैं, दिखा भी देता है रेफरी, तो उस समय वो दूसरा येलो कार्ड, उसको रेड कार्ड काउंट हो जाएगा। और रेड कार्ड बताने की स्थिति में वो खिलाड़ी पूरे मैच के लिए सस्पेंड हो जाएगा। उसका कोई टाइम नहीं है मैच में, चाहे 38 मिनट बची हो, चाहे 8 मिनट बची हो, वो पूरा जो रिमेनिंग टाइम है, पूरे टाइम के लिए वो खिलाड़ी सस्पेंड होगा। सस्पेंड खिलाड़ी जो पूरे मैच के लिए किया है, वो डगआउट में या एफओपी में नहीं बैठ सकता, उसको उस एरिया को छोड़कर बाहर जाना होगा। इसी प्रकार जो प्लेयर हमारा सस्पेंडेड होता है, आपने सभी ने प्रो कबड्डी में देखा होगा, 2 चेयर रखी रहती है, उनके आगे लिखा होता है सस्पेंड। तो जो डेजिग्नेटेड एरिया है सस्पेंशन का, जो सस्पेंड हुआ है प्लेयर, उसको वहीं जाकर बैठना होगा। जब 2 मिनट उसके समाप्त होंगे, रेफरी उसको परमिट करेगा और उसको तभी मैदान में वो जा सकता है। तो इस प्रकार मेरा एक बार फिर अनुरोध मैं करना चाहता हूँ, भाई मैंने कार्ड तो बता दिए आपको, किस कार्ड से क्या नुकसान होगा। फायदा कार्ड से जो वार्निंग ही है तो फायदा तो कुछ होगा नहीं, कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा। इसलिए यदि हम ग्रीन कार्ड देते हैं, ग्रीन कार्ड वार्निंग है, टीम को या खिलाड़ी को चेतावनी होती है, चेतावनी से नुकसान नहीं होता, लेकिन
प्लेयर अलर्ट हो जाता है ताकि वो गलती ना करे। यदि वो बार बार करते, कई बार हमारे रेफरी साहब इतने सहृदय होते हैं, अगर वर्बली बोलते हैं कैप्टन कंट्रोल योर टीम, कैप्टन कंट्रोल योर टीम, यदि 2 बार सपोज हमने बोल दिया है कि हमारे रेफरी साहब ने और वो टीम नहीं मानती है, तो ग्रीन कार्ड उसको शो करेंगे, ग्रीन कार्ड वार्निंग टू टीम सो एंड सो, और उस समय साथ के साथ बता देंगे यदि आप नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे तो आपको येलो कार्ड हो जाएगा और आपके अगेंस्ट एक टेक्निकल पॉइंट जाएगा। ऐसे ही हम यदि येलो कार्ड देते हैं तो येलो कार्ड देते हुए भी हमें कम से कम, जहां तक मेरा विचार है, और सजा देने से पहले यदि हम बड़ी सजा देने चाह रहे हैं तो हमें दोनों एम्पायर और रेफरी को मिलकर सलाह करनी चाहिए, अब क्या हम इसको येलो ही देना जरूरी है। यदि वो ऐसी सजा है, ऐसी गलती की है अब जिसके लिए कंसल्टेशन की आवश्यकता नहीं है, तो आप उसको डायरेक्ट दे सकते हो। और यदि रेड देना चाहते हो तो मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है, मेरा तजुर्बा भी है, तो कम से कम तीनों को, दोनों एम्पायर और रेफरी को मिलके कंसल्ट करके सजा देना चाहिए, ताकि खिलाड़ियों को भी, कोचेज को भी, दर्शकों को भी, टीवी के व्यूअर्स को भी पता चले अब हाँ वाकई में इसकी इतनी बड़ी गलती थी और उसको रेड कार्ड दिया गया, क्योंकि रेड कार्ड देने के बाद उस प्लेयर की एंट्री हो जाएगी। ये जितने भी कार्ड्स हैं हर बार स्कोरर के स्कोर शीट में नोट होते हैं, वो प्लेयर पूरे मैच के लिए बाहर हो जाएगा रेड कार्ड वाला, और पूरे टाइम उस टीम को कम उससे खेलना पड़ेगा। इसलिए सजा देते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए, अभी जैसे मैंने पहले भी बताया था, मिनिमम नेगेटिव मैक्सिमम स्पोर्टिव। कई गलतियां अनजाने में हो जाती, जोश जोश में प्लेयर कुछ बोल देता है, आप समझ में कुछ आता है, तो इसलिए एकदम सजा की तरफ नहीं भागना चाहिए, हमारे को पहले सोच विचार करना चाहिए। यदि आप कोई बड़ी सजा देना चाहते हैं तो उस समय आपस में कंसल्ट जरूर करना चाहिए। अब हम आते हैं इन्फ्रिंजमेंट एंड पनिशमेंट, गलती और सजा। विकास जी आवाज है ना क्लियर? जी सर क्लियर है आवाज सर। हाँ, पहले में हम आते हैं लेट कांट। लेट कांट जैसा भी आपको सबको पता है, 5 सेकंड का टाइम दोनों टीमों के पास है रेड समाप्त होने के बाद। हम अभी नेशनल की बात कर रहे हैं, प्रो कबड्डी की जब मैं बात करूंगा तो अलग से मेंशन करूंगा प्रो कबड्डी, अभी हम नेशनल की बात कर रहे हैं लेट कांट। क्योंकि प्रो कबड्डी में जब तक प्लेयर वहां नहीं बैठता, जब तक वो, कई बार क्या होता है 7 सेकंड भी हो जाती है, 8 सेकंड भी हो जाती है, तो हम उसमें सेकंड काउंट नहीं होते। जब उनको रेफरीज को, अंपायर्स को बताया वो होता है कि जैसे डगआउट के पास वहां तक या पर्टिकुलर डगआउट में चला जाएगा, आपको रेड तब स्टार्ट करनी है, क्योंकि उस दौरान रिप्ले होता है, एक्शन रिप्ले होता है या कोई कमर्शियल एड होता है। तो आप प्रो कबड्डी को छोड़ दीजिए, अभी हम नेशनल की बात कर रहे हैं। लेट कांट, दोनों टीमों को बराबर का टाइम मिलता है, बराबर 5 सेकंड के अंदर, रेड समाप्त होने के बाद 5 सेकंड के अंदर उसको रेड प्रारंभ करना आवश्यक है। यदि वो ऐसा करने में असमर्थ रहता है, यदि 5 सेकंड से ज्यादा समय लेता है, तो एम्पायर या रेफरी उसको लेट कांट डिक्लेयर करेगा और उसके अगेंस्ट एक टेक्निकल पॉइंट देगा। लेकिन रेड का चांस उसी टीम को रहेगा जिस टीम ने लेट कांट किया था, उसका रेड का चांस खत्म नहीं होगा। मैं फिर क्लियर कर दूं, रेड उसी टीम की रहेगी जिसके अगेंस्ट टेक्निकल पॉइंट गया है, परंतु उसके अगेंस्ट लेट कांट के लिए एक टेक्निकल पॉइंट चला जाएगा। उसके बाद आता है डबल एंट्री। कई बार एक कोई परस्यू करने जाता है, एक प्लेयर दूसरा अपनी खुद की रेड करने जाता है, तो उसमें क्या होता है, दोनों प्लेयर इकट्ठे एंट्री कर जाते हैं। दोनों प्लेयर एंट्री कर गए, गलती तो हुई, उस समय क्या होगा, रेफरी अंपायर दोनों प्लेयर को वापस बुलाएगा, उनके अगेंस्ट, टीम के अगेंस्ट एक टेक्निकल पॉइंट देगा, लेकिन रेड का चांस उसी टीम का रहेगा। उसके बाद आता है तीसरा, रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस सब्स्टिट्यूशन। हमारे नेशनल स्टाइल में, हमारे नेशनल में अलग से सब्स्टिट्यूशन करने का कोई तरीका नहीं है। इसमें तो सिर्फ टाइम आउट ही मांगते हैं, टाइम आउट में ही वो सब्स्टिट्यूशन करते हैं।
तो इसलिए अलग से सब्स्टिट्यूशन का तरीका इसमें नेशनल में लागू नहीं होता। मैं अलग से डिटेल में बताऊं, ये प्रो कबड्डी में लागू होता है। प्रो कबड्डी में 5 सब्स्टिट्यूशन होते हैं। एक कोच को 5 कॉइन्स दिए जाते हैं। जब भी उसको सब्स्टिट्यूशन चाहिए वो एक कॉइन असिस्टेंट स्कोरर को देगा। उस एक सब्स्टिट्यूशन में वो 5 प्लेयर तक चेंज कर सकता है। एक भी चेंज कर सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। यदि वो पांचों प्लेयर भी चेंज करता है तो उसके 5 सब्स्टिट्यूशन काउंट ना होकर उसका सब्स्टिट्यूशन एक ही काउंट होगा। प्लेयर उसने 5 चेंज किए बट उसका सब्स्टिट्यूशन एक ही काउंट होगा। लेकिन ये हमारा नेशनल में लागू नहीं है, क्योंकि नेशनल में हमारा सब्स्टिट्यूशन का प्रावधान अलग से नहीं है। उस समय हम टाइम आउट मांगते हैं और टाइम आउट मांगने के बाद ही हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं विद द परमिशन ऑफ द रेफरी। बट हम तकरीबन सभी लोग क्या करते हैं, जब सेकंड टाइम आउट कोई टीम फर्स्ट हाफ में हो या सेकंड हाफ में हो, कोई भी टीम टाइम आउट मांगती है और उसका सेकंड टाइम आउट है, तो हमारे रेफरी साहब या हमारे अंपायर साहब उसको अनाउंस करते हैं, कोच साहब योर 2 टाइम आउट ओवर प्लीज। तो उस समय हमारे स्कोरर को भी पता चलता है, सब्स्टिट्यूशन प्लेयर को भी, दोनों टीम को भी, कोचेज को भी पता चल जाता है कि इनका हमारा टाइम आउट खत्म हो गया। उसके बाद मैं यही पॉइंट पे आता हूं कि उसके बाद भी यदि वो इंसिस्ट करता है कि मेरे को टाइम आउट दो, जबकि आपने डिक्लेयर पहले कर दिया था कि योर 2 टाइम आउट ओवर प्लीज, उसके बाद भी वो थोड़ी देर के बाद मेरे को टाइम आउट दो, टाइम आउट दो, टाइम आउट दो, तो ऐसी स्थिति में आप टाइम आउट तो नहीं देंगे बट उसके अगेंस्ट टेक्निकल पॉइंट देंगे। उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन विदाउट परमिशन। ये दोनों में लागू होता है, चाहे वो प्रो कबड्डी हो या हमारा नेशनल स्टाइल हो, ये दोनों में लागू होता है। बिना रेफरी अंपायर की मर्जी के बिना कोई भी कोच अपनी टीम का प्लेयर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। यदि वो करता है तो वो मान्य नहीं है, उस टीम के अगेंस्ट एक टेक्निकल पॉइंट जाएगा। नेक्स्ट आता है कोई भी प्लेयर ड्यूरिंग टाइम आउट या ऑफिशियल टाइम आउट या इंजरी टाइम आउट में मैदान छोड़ता है, चाहे वो 1 हो या 3 हो, जैसे मैंने पहले भी बताया है। यदि वो मैदान छोड़ देता है, he leaves the court, that team will be punished by 1 technical point only। चाहे वो 1 प्लेयर जाएगा जब भी, 5 प्लेयर जाएंगे जब भी, यदि कोई भी प्लेयर विदाउट परमिशन कोर्ट छोड़ता है तो उसके अगेंस्ट एक टेक्निकल पॉइंट दे दिया जाएगा। उसके बाद आता है अनस्पोर्टिव बिहेवियर बाय द टीम प्लेयर और टीम मैनेजमेंट। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, हमारे प्लेइंग प्लेयर 7 होते हैं, प्लेइंग मेंबर्स हमारे 7 होते हैं, लेकिन हमारे टोटल जो हैं नेशनल में हम टोटल 12 काउंट करते हैं। 12 प्लेयर होते हैं, एक कोच साहब होते हैं, एक मैनेजर साहब होते हैं, तो हमारे 14 होते हैं। हमारे टोटल प्लेइंग स्क्वाड, उसको हम बोलते हैं प्लेइंग स्क्वाड। प्लेइंग स्क्वाड में टोटल नेशनल में 14 मेंबर्स होते हैं, 12 प्लेयर्स, एक कोच, एक मैनेजर। यदि इंफ्रिंजमेंट किसी की भी तरफ से होता है, चाहे वो प्लेइंग 7 की तरफ से होगा, प्लेइंग 7 को पनिशमेंट मिलेगी, रिजर्व 5 प्लेयर की तरफ से इंफ्रिंजमेंट होगा, उनको पनिशमेंट मिलेगी। यदि कोच भी करता है तो कोच भी उतना ही सजा का अधिकारी है जितना कि एक प्लेइंग मेंबर, और एज वेल एज मैनेजर आल्सो। सो जब हम प्लेइंग स्क्वाड में हम सभी को सजा दे सकते हैं। प्लेइंग स्क्वाड का मतलब मैंने समझाया, 12 प्लेयर, एक कोच, एक मैनेजर। फिर सब्स्टिट्यूट प्लेयर, यदि कोई बदतमीजी करता है उसको भी आप येलो कार्ड दे सकते हैं, उसके अगेंस्ट भी टेक्निकल पॉइंट जाएगा। यदि कोई कोच गलत बोलता है तो उसको भी वो सजा दी जा सकती है, मैनेजर बोलता है तो उसको भी सजा दी जा सकती है, ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, टेक्निकल पॉइंट और रेड कार्ड आल्सो। जैसा रेड कार्ड एक प्लेयर के ऊपर लागू होता है, यदि वो मैनेजर को दिखा दिया जाता है तो मैनेजर को भी डग आउट और वेल फील्ड ऑफ प्ले छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हम ले ऑयल और क्रीम। आपने देखा होगा कि आजकल मैट पे जब प्लेयर आते हैं तो उनके पैर ऐसे चमक रहे होते हैं, पूछो मत।
पता नहीं क्या लगाया, ऐसे चमक रहे होते हैं, थोड़ी देर खेलते हैं, इतना पसीना आता है उनको, इतने स्लिपरी हो जाते हैं उनके हाथ और पैर, अब एक डिफेंडर के लिए उनको होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। ये अननेसेसरी अनवांटेड बेनिफिट लेने का एक तरीका है। इसलिए रूल में क्लियर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ ऑयल और क्रीमी ये अलाउड नहीं है। यदि आपको ये लगता है कि ये प्लेयर क्रीम या ऑयल वगैरह या कोई ऐसा सब्सटेंस लगा कर आया है, तो आप उस प्लेयर को बाहर भेजेंगे और उसको पहुंच के आने के लिए बोल लेंगे और साथ में वर्बल वार्निंग देंगे। यदि वो दूसरी बार ऐसे करता है वही प्लेयर, तो उसके अगेंस्ट उसको हम बाहर भेज देंगे और एक टेक्निकल पॉइंट देंगे, तो ये होगा। उसके बाद आता है वायलेशन ऑफ रूल बाय द प्लेयर। वायलेशन ऑफ रूल क्या है? कई बार क्या होता है, वो अपनी रो में कुछ टेक्निकल ऑफिशियल को बोल देता है या दूसरे विरोधी खिलाड़ी को। आप आजकल हमने एक बहुत आम चीज देखी है, एक प्लेयर कहता है मैंने टच मारा, दूसरा कहता है मैंने नहीं मारा, दोनों कसम खाना शुरू कर देते हैं। भगवान जाने कौन सा सच है कौन झूठा है, रेफरी को तो एक निर्णय एक के पक्ष में देना ही है। ऐसे में ये हम कहते हैं अनस्पोर्टिव, ये वायलेंस में नहीं आएगा, लेकिन ये अनस्पोर्टिव बिहेवियर होता है। इस समय हम दोनों को वर्बल वार्निंग दे सकते हैं। अगर यदि अगली बार आप ऐसे करेंगे तो आपके अगेंस्ट पॉइंट चला जाएगा, आपको अगली बार ये सजा मिलेगी। वायलेशन ऑफ रूल में आता है, जैसे कोई गला दबा दिया, उसका पैर मरोड़ दिया, या उसके बाल पकड़ के खींच दिए, या उसको मुक्का मार दिया, थप्पड़ मार दिया, ये वायलेशन में आता है। ऐसे में जैसी गलती वैसी सजा। आपको ये नहीं करना अब भाई हमें सीक्वेंस बताई है, पहले वर्बल, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर रेड, आपको वो नहीं देखना है। आपको सिचुएशन देखनी है, आपको स्थिति देखनी है, कैसी गलती थी, क्या सजा, उस समय गलती के अनुसार आप सजा दे सकते हो। उसके बाद आता है वायलेशन ऑफ द रूल्स बाय द टीम। ये तो प्लेयर का मैंने बताया था। यदि टीम वायलेशन करती है, दो तीन प्लेयर बार बार बोलते हैं, रेफरी डिसीजन दे रहा है, दो तीन प्लेयर आ गए, क्यों कोच साहब आप गलत दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, यदि वो आते हैं तो उसमें ये टीम वायलेशन होती है। उसमें टेक्निकल पॉइंट पहले वार्निंग देंगे, ग्रीन कार्ड देंगे। यदि थोड़ा कर रहे हैं तो, यदि वो ज्यादा करते हैं तो प्लेयर की तरफ उसको भी टेक्निकल पॉइंट दे दिया जाएगा। बट यदि हम येलो कार्ड देते हैं, टीम को हम येलो कार्ड नहीं दे सकते। टीम को यदि हमने ग्रीन कार्ड दे दिया तो नेक्स्ट यदि उसका ग्रीन कार्ड ही देते हैं तो येलो कार्ड काउंट होगा। बट हम टीम को येलो कार्ड नहीं देते, उनके प्लेस में उनको टेक्निकल पॉइंट दिया जाएगा और हर गलती पर उसको फिर टेक्निकल पॉइंट जाता रहेगा। इसके बाद इन्फ्रिंजमेंट आता है रॉन्ग रिवाइवल। कई बार क्या होता है, 3 प्लेयर एक ही रेड में आउट होते हैं। सपोज जर्सी नंबर 7, जर्सी नंबर 9 और जर्सी नंबर 2। सबसे पहले रेफरी ने अनाउंस किया 7-9-2, 3 पॉइंट्स जर्सी नंबर 7, 9 एंड 2। तो हमारा जो असिस्टेंट स्कोरर है वो यही करेगा, पहले 7 को काउंट लिखेगा, फिर 9 को लिखेगा, फिर 2 को लिखेगा, और वो यही कहेगा 7 पहले बैठो, 9 फिर बैठो, फिर 2 नंबर बैठो। नॉर्मली ऐसे ही करते हैं। लेकिन जब उनको पॉइंट मिलता है तो 7-9-2 जो बिठाया है, पहले 9 चला जाता है 7 की बजाय। और कई बार इतना मौका ही नहीं मिलता, हम असिस्टेंट स्कोरर को तो बोल देते हैं तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया, लेकिन कई बार प्लेयर इतना मौका ही नहीं देता उसको पकड़े या अनाउंस करे, तो इसको चीज को हम कहेंगे रॉन्ग रिवाइवल। ऐसे रॉन्ग रिवाइवल में रेफरी विसल मारेगा। जैसे ही हमारा असिस्टेंट स्कोरर हाथ रेज करता है या आवाज देता है तो रेफरी या अंपायर मैच रोकेंगे, उससे पूछेंगे क्या बात हुई, वो बताएगा रॉन्ग रिवाइवल है। रॉन्ग रिवाइवल में रिवाइवल ठीक कराएंगे और उसके साथ साथ उनके अगेंस्ट एक टेक्निकल पॉइंट भी हम देंगे। उसके बाद आता है डेरोगेटरी रिमार्क्स। डेरोगेटरी रिमार्क्स आता है रेफरी को अभद्र भाषा का प्रयोग करना, चाहे वो हमारा रेफरी टेक्निकल ऑफिशियल, हम क्या जो परिभाषा है उस टेक्निकल ऑफिशियल में रेफरी, 2 एम्पायर, स्कोरर, 2 असिस्टेंट स्कोरर, ये आते हैं। इसमें सभी टेक्निकल ऑफिशियल है। हम नॉर्मली हम रेफरी वर्ड यूज कर देते हैं, बट हम टेक्निकल ऑफिशियल वर्ड है ये, चाहे वो असिस्टेंट स्कोरर हो चाहे वो रेफरी हो, इसी के भी प्रति वो गलत शब्दों का प्रयोग करता है,
गलत शब्द प्रयोग करता है, गाली देता है या कुछ भी करता है, तो वो डेरोगेटरी रिमार्क्स में आ जाता है। तो उसके अगेंस्ट एज पर बिहेवियर, यदि वो ऐसा बोलता है, सपोज मैं एग्जांपल दूं, साहब सुनते नहीं हो, साहब सुनाई नहीं पड़ रहा आपको, तो ये ठीक है, वो जोश में है, उसने बोल दिया साहब आप सुनाई नहीं दे रहा आपको, तो वार्निंग दे दो, बिहेव योरसेल्फ। यदि वो कह रहा है, मतलब एक, मतलब यहाँ मैं इतने बड़े लेवल पे किसी गाली का प्रयोग नहीं करना चाहता, आप समझ सकते हैं, यदि वो प्लेयर कोई गाली दे देता है तो हम उसको वर्बल समझाने की बजाय हम उसको जैसा बड़ा ऑफेंस किया है, जैसा उसने रिमार्क्स पास किया है, जितना गंदा उसने शब्द प्रयोग किया, उसी के अनुसार हम उसको टेक्निकल पॉइंट भी दे देंगे, उसको बाहर भी बैठा सकते हैं। उसके बाद आता है आउट ऑफ रेड, आउट ऑफ टर्न रेड। एक रेडर रेड करके आया है, सपोज वो पॉइंट लेकर आया या एम्प्टी रेड करके आया है, अपोनेंट टीम 5 सेकंड का टाइम है, और यदि जोश में कोई रेडर सेंटर लाइन के पास खड़ा था, वो दोबारा एंट्री कर देता है, तो हम उसको कहते हैं आउट ऑफ टर्न रेड। आउट ऑफ टर्न रेड में क्योंकि उस टीम की रेड नहीं थी, फिर भी रेडर चला गया, तो उसको हम रेडर को वापस बुलाते हैं और उसके अगेंस्ट एक टेक्निकल पॉइंट हम देंगे। कई बार अभी नेशनल में हमारे में शायद कई सभी जगह नहीं है सब्स्टिट्यूशन बोर्ड। सब्स्टिट्यूशन बोर्ड को ले जाके उसको हाथ में लेकर सब्स्टिट्यूट होने के लिए प्लेयर को अनिवार्य है, पर कई जगह पर हमारे सब्स्टिट्यूशन बोर्ड नहीं होते हैं, लेकिन इसलिए यहाँ पर ये रूल लागू नहीं होता। जहाँ सब्स्टिट्यूशन बोर्ड का प्रोविजन नहीं किया है, वह सब्स्टिट्यूशन के लिए ना बोर्ड ना लेकर आने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है या कोई सजा का प्रावधान नहीं है। यदि कहीं पर सब्स्टिट्यूशन बोर्ड प्रोवाइड किए हैं और वो कोई भी प्लेयर या कोच उस नियम का पालन नहीं करता है, बिना सब्स्टिट्यूशन बोर्ड के उसको भेज देता है, तो ऐसी स्थिति में भी वार्निंग और उसको टेक्निकल पॉइंट दिया जा सकता है। परंतु यदि ऐसी स्थिति में जहां प्रोविजन नहीं है, तो वहां ये रूल लागू नहीं होता। कई जगह पर, कई स्थिति में जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है अलग अलग जगह की, कुछ रूल अपने बना देती है, लेकिन वो विद द परमिशन ऑफ एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। लेकिन वो ऐसा नहीं होता है कि जो प्लेइंग रूल नहीं बदलते, प्लेइंग रूल को वो चेंज नहीं करते हैं, वो चेंज कर देते हैं। सपोज ऑल इंडिया कोई हो रहा है और उस ऑल इंडिया में एक टीम 10 मिनट लेट आती है, उसको हम आउट कर देते हैं, ऑफिशियली हम आउट कर सकते हैं उसको भी, आप इन टाइम नहीं आए। लेकिन यदि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कहती कोई बात नहीं यार, उसको बस नहीं मिली थी या हमारा व्हीकल पहुंचने में लेट हो गया था या ये हो गया था, तो उसका कुछ रूल्स जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अपने विद द परमिशन ऑफ हमारे एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया वो चेंज कर सकते हैं। कौशिक सर टाइम होने वाला है। हो गया सर, सिर्फ एक क्वेश्चन है। हाँ। अभी एक जनरल क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सर, उसका आंसर भी दे रहा हूँ साथ के साथ। धन्यवाद, आपने याद दिला दिया मुझे। असिस्टेंट स्कोरर का एक झगड़ा होता है, ये हमारे विपिन भाई को भी पता है, कई बार इनके पास भी, मेरे सामने इनके पास भी आए सर। असिस्टेंट स्कोरर कौन सी टीम के पीछे खड़ा होगा? असिस्टेंट स्कोरर जिस टीम के पीछे खड़ा होता है उसी का नाम लिखेगा, लेकिन वो स्कोर उसका लूजिंग स्कोर करता है। कोई भी असिस्टेंट स्कोरर सपोज बिहार की टीम के पास खड़ा है तो अपनी स्कोर शीट में वो बिहार का नाम लिखेगा, लेकिन वो बिहार की टीम का लूजिंग स्कोर होगा। कई बार एक प्लेयर, ये देखने में आता है, रेफरी अपना निर्णय देता नहीं है, सेंटर लाइन क्रॉस कर लिया रेडर ने, रेफरी ने डिसीजन नहीं दिया, उसी टीम के स्पोर्ट वाले प्लेयर आ जाएंगे, 3 आउट 3 आउट 3 आउट, पता नहीं वो रेफरी 4 देने वाले हैं या 2 देने वाले हैं। ऐसे समय भी प्लेयर को हम वार्निंग देंगे, उनके अगेंस्ट पॉइंट नहीं देंगे, पहले वार्निंग देंगे। जिस प्रकार पहले वार्निंग का तरीका है उसी तरीके से हम वार्निंग देंगे। सर आज मैंने खत्म करने के उद्देश्य से कुछ लगातार ज्यादा समय ले लिया विपिन जी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जितने हमारे दर्शक भाई सुन रहे हैं उनसे भी मैं माफी चाहता हूँ कि लगातार ज्यादा बोल दिया, और मैं माफी के साथ साथ कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड के
प्रेसिडेंट श्री राजीव रंजन मिश्रा जी, श्री विपिन जी, इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और अनुरोध करता हूँ अगर ऐसा कार्यक्रम जो आपने चलाया, दिनेश पटेल साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, एक महान अनुभव, उनकी आवाज सुनने को मिली बहुत दिन के बाद, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और बाकी जितने दर्शक अभी जुड़े हुए हैं उसका सबका बहुत बहुत आभार। अब मैं विपिन जी से अनुरोध करता हूँ, कृपया माइक ले लें। हेलो हेलो जी बोलिए सर। सर, किन्हीं का कोई, विकास जी, किन्हीं का कोई सवाल अगर है तो पूछ लिए शॉर्ट टाइम में, या सलील जी किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ लिए फटाफट। श्रीकर कुमार माझी कुछ पूछना चाहते हैं। जी माझी साहब। सर जब मैच चल रहा है, जब हाइब्रिड का सिचुएशन आएगा तो उस वक्त क्या जो 7 प्लेयर्स खेल रहे थे वही 7 प्लेयर्स हाइब्रिड में रहेंगे या चेंज होंगे? प्लेयर चेंज किए जा सकते हैं, सिर्फ 5 प्लेयर होना कोई जरूरी नहीं है, कोई भी 7 प्लेयर फील्ड कर सकते हैं। सर सेम अगर, और जो हाइब्रिड में जो प्लेयर होंगे वो गोल्डन रेड में भी सेम प्लेयर होंगे या चेंज हो सकते हैं? फिर भी सेम रहेंगे। गोल्डन हाइब्रिड गोल्डन रेड सेम रहेंगे अगर जी मैच होगा तो। ठीक है सर। जी सर एक सवाल पूछा है आलोक कुमार झारखंड से। इन्होंने जी। सर फिक्चर्स को लेकर सवाल किया है कि अगर 11 टीम है सर और नॉकआउट फिक्चर्स बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? देखिए, एक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का मैं बात करूं, उनका एक नियम अलग है, हमारा फेडरेशन का नियम अलग है। यदि 15 टीम तक आती हैं तो हमारे को नॉकआउट मैच खिलाने होते हैं, 2 पूल, एक अपर पूल एक लोअर पूल करके 2 मैच होते हैं 15 टीम तक। और आप इसके 2 पूल भी बना के मैच खिला सकते हैं, आप नॉकआउट भी खिला सकते हैं, जैसा भी आपके पास समय है, जैसा भी आपके पास साधन है, जैसी सिचुएशन है, वो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अपना रूल बनाकर अपनी उसी के अनुसार अपने मैच कंडक्ट कर सकता है। सर आलोक कुमार का एक और सवाल है, ये पूछना चाह रहे हैं सर कि फिक्चर्स को रिलेटेड ही है कि सुपर सेडिंग का फिक्चर्स कैसे बनता है? आप कहाँ की बात कर रहे हैं? सुपर, आप नेशनल की बात कर रहे हैं, कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? आलोक जी आप डायरेक्ट पूछ लीजिए। मुख्यतः हम नेशनल की, जो आज हमने 2 दिन में रूल का डिस्कस किया नेशनल का, मैं नेशनल की बात करता हूँ। नेशनल में पहले हमारे 6 पूल बनते थे, ABCDEF। उसमें हमारे पहले साल का फर्स्ट ए पूल में आता है, पहले साल का रनर अप बी पूल में आता है, थर्ड पोजीशन जो फर्स्ट से हारा था, क्योंकि आजकल थर्ड का मैच होता नहीं है, जो फर्स्ट से हारा था तो सीडिंग के समय वो सी पूल में होगा और उसके नेक्स्ट वो डी पूल में होगा। इसी प्रकार हम ABCD पूल बनाते हैं और हमारी 12 तक की वो काउंटिंग होती है, 12 तक हम सीडिंग देते हैं नेशनल्स में, और उसी प्रकार 12 के अलावा जितनी टीमें होती हैं उनके पर्ची उठती है और पर्ची के अनुसार उसको हम ड्रॉ बोलते हैं, ड्रॉ के अनुसार टीम जाएगी। थैंक यू सर। एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, सुजीत दत्ता है, नेशनल रेफरी आसाम से। सुजीत जी सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो एक प्लेयर जो जब मैच होते ही किसी को रेट का शो करता है सर, वो प्लेयर पूरा एफओपी से आउट हो जाता है सर, जी। और उनपे सर जो 5 प्लेयर रहेगा तो उसमें बोनस लागू हो जाएगा सर? जी, कोई भी वो, चाहे वो टेम्परेरी सस्पेंशन हो, चाहे वो सस्पेंशन हो, प्लेयर वो गया है तो वो बोनस के टाइम पे काउंट होगा और उसका पॉइंट, लोना के टाइम पे उसका पॉइंट भी काउंट होगा। ये दोनों चीज मैं बता रहा हूँ आपको। लूना में भी 1 पॉइंट जुड़ जाएगा सर, जैसे एक प्लेयर था और उनका भी। हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे लूना में एक प्लेयर था वो आउट हो गया, फिर जो रेड कार्ड गया था उसका भी 1 पॉइंट मिलेगा और 2 पॉइंट मिलेगा, इसका 4 पॉइंट हो गया ना सर? हाँ, 2 + 2 उस समय 4 पॉइंट हो गए। मैं क्लियर ये करना चाहता था, चाहे वो टेम्परेरी सस्पेंशन हो, चाहे वो परमानेंट सस्पेंशन हो, उस समय उसके जो पॉइंट हैं वो लोना के समय उसके पॉइंट भी काउंट होंगे। प्रियव्रत प्रमेश गोड्डा झारखंड से अपना सवाल पूछिए। प्रियव्रत जी। प्रियव्रत जी सुन पा रहे हैं?
सर प्रियव्रत जी का सवाल ये है कि अगर मैच के दौरान कोई बारिश वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है तो रेफरी को क्या करना चाहिए? मैंने देखिए बारिश हो गई तो एक मजाक की बात तो क्या है सलील भाई, अब वो छतरी लेके तो खड़ा होगा नहीं, नेचुरल बात है, वो मैच को रोकेगा और उस समय प्लेयर को भी बाहर जाने के लिए, शेड में जाने के लिए परमिशन दे देगा। और पहले क्या रूल था, 20 मिनट तक मैच नहीं होता है तो रीमैच होगा, लेकिन अभी क्या है कि यदि सेम सेशन में मैच नहीं होता है तो रीमैच होगा, यदि सेम सेशन में मैच होता है तो सेम स्कोर सेम टाइम से ही मैच होगा। ओके सर। हेलो जी बोलिए। हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ सर, मैं तेज नारायण बोल रहा हूँ। हेलो जी सर, जी सर, जी बोलिए कौशिक तेज सर, नारायण जी। आवाज जी आ रही है बोलिए, मेरी आपके पास? आ रही है तेज सर नारायण जी, मेरा आवाज एक सुन पा रहा हूं। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो था तो यदि क्वेश्चन था तो छोड़ दो, अब है तो बताओ, था तो भूल नहीं जाओ। नहीं, अब मेरा एक क्वेश्चन है कि सर आप जब किसी भी टीम को जी आप येलो कार्ड दे रहे हैं और 2 प्लेयर को दे रहे हैं येलो कार्ड, जी एक ही टाइम में आप 2 प्लेयर को येलो कार्ड दे रहे हैं, तो आप टेक्निकल पॉइंट 1 देंगे या 2 देंगे? टेक्निकल पॉइंट 1 देंगे, लेकिन प्लेयर दोनों बाहर जाएंगे। ओके सर। थैंक यू विपिन जी। जी किसी और का क्वेश्चन है तो विकास जी, सलील जी आप देख लीजिए, नहीं तो सर, आज समय काफी ज्यादा हो गया है। जी सर, मैं अगेन दोबारा एक बार जो हमारे दर्शक, प्रोमिनेंट दर्शक कहूंगा मैं, हमारे बहुत पुराने भी नहीं, हमारे अभी दिलों के करीब हैं श्री दिनेश पटेल जी, जो मेरी आवाज सुन रहे हो तो मेरा अनुरोध है, मेरा नमस्कार भी स्वीकार करें। और मैं विपिन जी, सेक्रेटरी ऑफ झारखंड कबड्डी एसोसिएशन, श्री मिश्रा जी को नमस्कार और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय 2 दिनों से दिए और आपने जो भी टेक्निकल संबंधित बातें बताई, निश्चित ही टेक्निकल ऑफिशियल जिन्हें हो सके भूल रहे हो, याद न हो, सबको रिमाइंडर हो गया। इसके साथ हमारे स्टेट के कुछ सेक्रेटरी लोग लाइन पे थे, मदन कुमार राय धनबाद से थे, गोड्डा से थे, साहेबगंज, जामताड़ा, गिरिडीह, बोकारो, रांची, गढ़वा, पलामू, टाटा स्टील, झारखंड पुलिस, सेल बोकारो, ये तमाम सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को भी अपनी ओर से और इस सबको मेरा नमस्कार। ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजन हो रहा है सबकी ओर से धन्यवाद देता हूं। और मैं पुनः बताना चाहता हूं कि कल ठीक 3 बजे चांदनी सिंह, जो पूर्व में कबड्डी खिलाड़ी रही है, NIS कोच है, वो आप सबों से रूबरू होंगे। चांदनी सिंह कल ठीक 3 बजे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी धन्यवाद। थैंक यू सर।